वृक्षवल्ली आम्हा सोयीरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळविती. या दोन ओळी आपल्या सोबत आणि आपल्याला कायमच निसर्गाच्या जवळ घेऊन जाणाऱ्या तुकाराम महाराजांनी लिहून ठेवलेल्या आहेत. आणि याच दोन ओळींवर कायम आपलं आयुष्य जगत आलेले दोन वाईल्ड लाईफ लव्हर्स आज आपल्या सोबत आहेत. आपण बघितलं असेल गेल्या 15 दिवसात रानगवे पुण्यात येण्याच्या 2 घटना घडल्या आहेत. आज सुद्धा रानगवा पुण्यात आला आणि त्याला आता रिस्क्यू करण्याचा सध्या ऑपरेशन सुरू आहे. आपल्या सभोवताली इतके वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स का येतात याबद्दलच आपण जाणून घेण्यासाठी आज सिद्धार्थ आणि मुझफ्फर हे दोन वाईल्ड लाईफ लव्हर्स जे निमोफिलिस्ट ही वाईल्ड लाईफची संस्था चालवतात ते आज आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी याच गोष्टींवर चर्चा साधणार आहोत. सिद्धार्थ जी, आप बताइए कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो आज इतने पुणे में आ रहे हैं, इसके बारे में एज अ सिटीजन पुणेकर्स को क्या करना चाहिए? ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है, वाइल्ड लाइफ हमारे हर तरफ है। अगर हम उसको देख लेते हैं तो हमको एकदम उसको एज अ स्पेक्टिकल या एज अ भौचक्का होके नहीं देखना है। दे आर एज मच पार्ट ऑफ अर्थ एज वी आर। हम और वो साथ में रह रहे हैं, सालों से साथ में रह रहे हैं। जब तक अवेयरनेस बचपन से ये क्रिएट नहीं होगी बच्चों के बीच में कि वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स हैं, रानगवे हैं, रानडुक्कर हैं, ये सब हैं। गांव में जब ये होता है तो आप देखेंगे कि गांव में इतना मेहम क्रिएट नहीं होता, इतना केओस क्रिएट नहीं होता। बट ये ज़्यादा से ज़्यादा एक शहरी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जहाँ शहरों में गलती से भी लेपर्ड दिख गया, गलती से भी रानगवा दिख गया, तो सब लोग चाहते हैं कि एक ग्लिम्स मिल जाए, और उसके साथ साथ सब लोग ये भी चाहते हैं कि वो वापस चले जाए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे बीच में आपस में, ये दिस इज कॉस्टिंग अस डियरली। वाइल्ड लाइफ को भी कॉस्ट गिर रहा है इसका, हम लोगों को भी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो रानगवा हमारे पुणे में आया था, इतने प्रोवोक करने के बाद भी वो किसी को एक स्क्रैच दे के नहीं गया, एक गाड़ी को भी स्क्रैच दे के नहीं गया। वो मर गया लेकिन उसने किसी का नुकसान नहीं होने दिया। तो इससे बड़ा एम्बेसडर ऑफ पीस तो वाइल्ड लाइफ से हमारे पास कोई आ नहीं सकता था। जो हमने किया उसके साथ, वो उसके लिए हमको ही शर्मिंदा रहना है। एंड आई एम ग्लैड कि कई पुणेकर इस चीज़ को लेके जागरूक हुए हैं, अवेयरनेस आई है इस चीज़ को लेके। एज आज हम लोग जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में एक पैरेलली एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि पुणे हो गया, पुणेकर हो गए, सब वाइल्ड लाइफ लवर्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वॉलंटियर्स की एक टीम बनाए जो कि एटलीस्ट क्राउड मैनेजमेंट में उनको हेल्प कर पाए, या छोटे मोटे रेस्क्यू ऑपरेशंस में एज अ वॉलंटियर्स उनको हेल्प कर पाएँ। आज जब क्राउड फंडिंग से इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स हो रहे हैं रफ़ीक, जहाँ पे हम लोग बड़े से बड़े ऑपरेशंस लोगों के क्राउड फंडिंग के थ्रू हो जा रहे हैं, तो क्राउड कंट्रीब्यूशन के थ्रू क्राउड कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता वॉलंटियर्स के थ्रू? एक ट्रेंड वॉलंटियर्स की अगर 30 ऑड वॉलंटियर्स की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में तैयार रहे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, एक प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी। हम जैसे लोग तो हमेशा तैयार हैं इसको करने के लिए। याच मुद्द्याला घेऊन आता आपण पुढे मुझफ्फर यांच्याशी बोलूया, की आपण जर बघितलं असेल, की गेल्या अनेक दिवसात, गेल्या 3-4 वर्षांपासून आपण जर बघितलं, की बिबट्याची आपल्या महाराष्ट्रात असलेली दहशत आणि त्यासोबतच आता इतर जे वन्य प्राणी आहेत, ते सुद्धा शहरात आता घुसू पाहत आहेत. पण आपल्याला सध्या ती परिस्थिती हँडल करताना फॉरेस्ट ऑफिसरला त्यांचा खूपच अथक प्रयत्न करावे लागतात. त्यांना मदतीसाठी कोणतीही यंत्रणा दुसरी आपल्याकडे उभी नाहीये. पण यांच्यासारखे जे निसर्गप्रेमी लोक आहेत, वन्यप्रेमी आहेत, ते त्यांना कुठेतरी मदत करू शकतात. तर याबद्दल काही प्लॅन, प्रपोजल असं काही तयार करता येऊ शकतं का? याबद्दल आपण मुझफ्फर यांनाच विचारूया. बरोबर आहे रफिक. पहिली गोष्ट तर असं आहे की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवर स्वतः त्यांच्यावर खूप प्रेशर असतो. जेव्हा कोणी अशी काही वन्यजीव शहरात येते किंवा गावात येते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्वतःवर एवढा प्रेशर असतो त्यांच्याकडे की त्यांना आपण जर मदत करायला पुढं आलो तर डेफिनेटली त्यांना काहीतरी मदत होईल. ओके. दुसरी गोष्ट असं आहे की जेव्हा कोणताही प्राणी शहरात किंवा एका गावात येतो तेव्हा त्या प्राण्याला सरळ प्रॉब्लेम ॲनिमल म्हणून डिक्लेअर केला जातो. बरोबर. ओके. आपल्याला तो आपल्याचा दृष्टिकोनच असा असतो की हा प्राणी म्हणजे हा प्रॉब्लेम आहे. बरोबर. हा दृष्टिकोन चेंज करणं हे खूप गरजेचं आहे. जेव्हा तो दृष्टिकोन चेंज होईल तेव्हा आपण त्याला त्याच्यानुसार, त्याच्या वेळेनुसार किंवा त्याच्या याच्यावर सोडून देऊ. तेव्हा तो जसा आला आहे, जसा हा गवा आला होता पुण्यात, जर त्याला सोडून दिलं असं, त्याच्या मागे पुढे एवढे लोक पळाले नसते, धावले नसते, पॅनिक नसता क्रिएट झाला, बरोबर. तर असं शक्य होतं की फॉरेस्ट जे डिपार्टमेंट आहे त्यांनी एक फक्त वॉच ठेवला असता, तो जसा आला तसा तो परतही जाऊ शकला असता. नक्कीच. तर प्रॉब्लेम इकडं होतो की पहिला पॅनिक होतं, ठीक आहे, दुसरा क्राऊड कंट्रोल असतो,
आणि तिसरी गोष्ट अशी आहे की आपण जो काही प्राणी येतो त्याला सरळ प्रॉब्लेम ॲनिमल म्हणून डिक्लेअर केलं जातं. ते लोकांकडून डिक्लेअर होतं आणि त्याच्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवर प्रेशर येतो. तर हे सगळं जर आपण अवॉइड केलं आणि ह्याच्यासाठी जनजागृती जर करायची असेल तर आमच्यासारखे कित्येक लोक आहेत, कित्येक वाईल्डलाईफ प्रेमी आहेत, वाईल्डलाईफ लवर्स आहेत, ते पुढाकार घेतात. ते आत्ताही पुढाकार घेत आहेत, आत्ताही पुढे जात आहेत. आणि जर तुम्हाला गावागावात जाऊन जनजागृती करायची असेल तर माझ्या मते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरोबर काम करून किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या सोबत काम करून ही गावागावात किंवा शहरात हे जर आपण एक मेसेज स्प्रेड करण्यात आला की कोणताही तुम्ही वन्यजीव पाहिला तर सरळ त्याला प्रॉब्लेम ॲनिमल डिक्लेअर करू नका किंवा त्याला ॲज अ प्रॉब्लेम बघू नका, तर ह्याचा नक्कीच कुठं ना कुठं पुढं फायदा होणार आहे आपल्याला. आपल्या सर्वांनाच वन्यजीव आपल्याला अनेक पद्धतीने आवडतात. पण आपण जर बघितलं की शहरातील जी लोकं आहेत, आपली शहरातील जे सिटिझन लोकं आपण ज्यांना म्हणतो, त्यांना सर्वांना अभयारण्यात किंवा प्राणी संग्रहालयातच प्राणी बघायला आजकाल आवडतंय. कारण मुंबईसारखं शहर असेल किंवा पुण्यासारख्या शहरात कात्रजमधील जे प्राणी संग्रहालय या ठिकाणी जाऊनच आपण वन्य प्राणी बघतोय. पण निमोफिलिस्ट ही जी संस्था आहे की ह्या वाईल्डलाईफ टूर्स अरेंज करते, जेणेकरून त्याच्यातून जनजागृती करण्याचा सुद्धा त्यांचा प्रयत्न असतो की त्यांनी आतापर्यंत बऱ्याच अशा वाईल्डलाईफ टूर्स अरेंज केलेल्या आहेत, जे करून टायगर्स असतील किंवा लेपर्ड्स असतील, एलिफंट्ससाठी सुद्धा त्यांचे वाईल्डलाईफ टूर्स त्यांनी अरेंज केलेले आहेत. तर त्यामुळे तुम्ही जो लोकांपर्यंत जो हा वाईल्डलाईफ घेऊन जाताय, त्याच्यातून त्यांच्या मनात प्राण्यांबद्दल, वन्य प्राण्यांबद्दल जी एक भावना जागरूक करताय, ती हे कितपत होणं गरजेचं आहे. कारण आपण जर बघितलं ज्यावेळी हे वाईल्डलाईफ शहरात येते तर लोक पॅनिक होतात मोस्टली. तर हे पॅनिक होणं त्यांचं कमी करण्यासाठी काय करावं लागेल? जैसा हम लोग करते ही हैं, सकाल के साथ भी हम लोगों ने किया है। हम छोटे छोटे बच्चों के नेचर वॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी देते हैं। जहाँ तक कई बार हमारे पास बच्चे जब आते हैं वो नेचर वॉक्स में, तो हम जब बच्चों को बताते हैं कि जैसा ग्रीन बीटर है जिसको हम लोग वेड़ा रागू कहते हैं, कि ये इंसेक्ट्स पकड़ के खाता है, तब उनका पहला रिएक्शन रहता है जब शुरू होता है वो नेचर वॉक्स, यू कीड़े खाता है। बाद में ख़त्म होते होते तक उनको समझ में आता है कि हाँ, कीड़े खाना भी ज़रूरी है। कीड़े भी नेचर का उतना ही एलिमेंट है जितना ये बर्ड्स उस नेचर का एलिमेंट है। कहीं ना कहीं जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा रफ़ीक, जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी कि हाँ, वाइल्ड लाइफ तो मेरे हर जगह है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ टूर्स पे ही मुझे वाइल्ड लाइफ दिखेगी ज़रूरी नहीं है। कि अगर मैं अवेयर हूँ, मैं भी बालकनी में भी मैं 5-10 मिनट कॉन्शियसली किसी पेड़ को अच्छे से देख रहा हूँ, तो शायद मैं 3 से 4 बर्ड्स को आइडेंटिफाई और स्पॉट कर पाऊँ। जब तक ये अवेयरनेस लेवल्स बच्चों में नहीं आता है, बड़ों में नहीं आता है, तब तक हम उसके तरफ हमारा रुख हमेशा प्रॉब्लम एनिमल, जैसा मुजफ्फर ने कहा, एनिमल ही है, वो प्रॉब्लम एनिमल नहीं है। जो गवाह हमारे यहाँ पिछले करीबन 15 दिन पहले जो पुणे में मरा, वो प्रॉब्लम कहाँ था? उसने एक गाड़ी को स्क्रैच नहीं किया, उसने किसी को एक सींग नहीं मारा, ठीक है, प्रॉब्लम तो हम थे। तो प्रॉब्लम एनिमल कोई है तो हम हैं, इंसान है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं मीडिया को भी बोलना चाहूँगा कि जब हम वाइल्ड लाइफ की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको रिस्पॉन्सिबल रहना है। बिबटिया मूले दहशतचा माहौल, ऐसी न्यूज़ जो है वो और ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती है। हमको ये कहना है कि हाँ, इस एरिया में बिबटिया दिखा है, अब तक कोई ह्यूमन पे अटैक नहीं हुआ है। अगर ये न्यूज़ अगर इस टाइप से अब रोल आउट होती है तो ये लोगों को भी एक अश्योरेंस देना शुरू करती है कि हाँ, रादर देन वो न्यूज़ को सेल करने से ज़्यादा हमको न्यूज़ को प्रेजेंट करना है इन अ गुड पर्सपेक्टिव कि बिबटिया दिखा है, अब तक कोई नुकसान इंसान को नहीं पहुंचाया है। दिस इज अ मोर रिअश्योरिंग न्यूज़ रादर देन बिबटिया दिसला आणि दहशतचं वातावरण। सो वो दहशत को ऐड कर रहे हैं हम, अगर थोड़ी बहुत भी अगर कोई दहशत है तो उसमें। सो मेरा कहना ये है कि मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, NGOs, हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ लवर्स, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, जिनमें अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके, कि इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि वाइल्ड लाइफ कुछ बहुत अलग नहीं है, वो भी इस अर्थ का ही हिस्सा है, वो भी जीते जागते लोग हैं, उनकी भी प्राइमरी 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक है सर्वाइवल, दूसरा है प्रोक्रिएशन। वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, इसी न्यूज़ को लेके मैं मतलब आज का ही जो न्यूज़ है कि नासिक में आज 2 बिबटे के बछड़ों को उनके माँ तक पहुंचाया गया है, उनको फिर से जंगल में छोड़ा गया है। बट ये न्यूज़ पे हम जब प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात करते हैं, जो पिछले 1 वीक पहले की जो इंसिडेंट हुआ है कि लेपर्ड को शूट एट साइट का ऑर्डर मिला था और उसको शूट कर दिया गया,
तो ये भी लोगों के दिल में इस वजह से भी तो डर बैठा हुआ है, तो इस बारे में क्या कर सकते हैं? डर बैठा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम एनिमल जब प्रॉब्लम बना है तब हमने उसको आइडेंटिफाई किया है साइंटिफिकली, आइडेंटिफाई किया गया एनिमल है वो, उसके डीएनए मैचिंग्स किए जाते हैं कि यही लेपर्ड है जिसने किल किया है कि नहीं। ओके। किल के ऊपर से उसके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके स्कैटिंग के वहाँ से उसके उसके जो एक्सक्रीशन रहता है उससे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यही प्रॉब्लम एनिमल है, तब आप उसको प्रॉब्लम एनिमल डिक्लेयर करो। वो जब प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा है और सिर्फ दिख रहा है एक सड़कों पे रात को 2 बजे जब आप अपने घरों में सो रहे हो, बराबर, उसने अपना एक टाइम बांधा हुआ है, वो खुद आपसे दूर रहना चाहता है। बराबर। इस सड़कों पे कभी ना कभी वो भी उतना ही रहता था जितना हम रहते हैं। आज हम रहने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर हो जाए। गांव में अगर आप देखोगे, आपको कई जगह लोग देखता है, कहते हैं हाँ बिबट्या रात्रीला दिसला, पण काहीच नहीं दिसला दिसला। आपको जस्ट एक बताता हूँ, अभी मैं गांव में एक किसान से मिला था जिसके बैल को टाइगर ने मार दिया था। बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि आपको टायगर पे गुस्सा नहीं आया? तो कहता सर मी शेतकरी आहेत, मी स्वतःच्या पोटासाठी शेती करतो, टायगरने भी स्वतःच्या पोटासाठी शिकार केला, ते त्याची प्रवृत्ती है, हे माझी प्रवृत्ती है। जब इतना बड़ा विजडम हमको गांव में मिल सकता है, हमारे ज़्यादा नहीं 30-40 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाके इतना बड़ा एक विजडम है, और इसको एक्सेप्टेंस है कि हाँ टाइगर भी अपने पेट के लिए कर रहा है जो मैंने मेरे पेट के लिए कर रहा हूँ। बराबर। सो इसमें हम लोग कन्फ्लिक्ट मेरे को कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर हम इस न्यूज़ को भी एक सही तरीके से प्रेजेंट करें कि एक कन्फ्लिक्ट था जिसको साइंटिफिकली रिजॉल्व कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से लोगों में भी एक अवेयरनेस शुरू होगी आना। तो मीडिया को भी चाहिए कि जब इस टाइप की रिपोर्टिंग करें तो आईएफएस से एक बाइट लें उसकी, कि कैसे प्रॉब्लम एनिमल आइडेंटिफाई किया गया, क्या अप्रोच था, किस किस स्टेजेस में ऑपरेशन किया गया, ये चीज़ें अब सामने आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बराबर। तब जाके ये अवेयरनेस को हम साइंटिफिकल अवेयरनेस पे लेके जा पाएंगे। कौन सा ऐसा जानवर है रफ़ीक जिसको हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा नहीं जाता? चींटी से लेके सांप से लेके हाथी तक हम सबकी पूजा कर ही रहे हैं। वो रिस्पेक्ट को हमको जस्ट वो जब साक्षात रूप में आ जाए वही रिस्पेक्ट को हमको दिखाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। याच गोष्टीला घेऊन आपण आता पुढे जाऊया. आपण जर बघितलं की आपण सुरुवातीलाही बोललो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यासाठी काय करते किंवा त्यांच्यावर किती मोठा प्रेशर आहे. या गोष्टीला मी मुझफ्फर तुम्हाला हा असा प्रश्न विचारायचा आहे मला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपण कारण जर बघितलं की गेल्या 3-4 वर्षात आपण ह्या सातत्याने घटना बघतोय की बिबट्या शहरात घुसला किंवा वन्यजीव शहरात येऊन धुडगूस घालत आहेत किंवा ऊसाच्या शेतीत बिबट्यांचं वास्तव्य वाढलेलं आहे. तर या गोष्टीला टॅकल कसं करायचं ह्याचं जर ट्रेनिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडून त्या ठिकाणी जर दिलं गेलं तर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करत नाहीये? म्हणजे इथे कुठेतरी त्यांची यंत्रणा कमी पडते का? तुमचं काय एक वन्यजीव प्रेमी म्हणून तुमचं याबद्दल काय मत आहे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे आत्ता स्वतःकडे एकतर काम एवढे आहेत, ठीक आहे, की त्यांची स्वतःची मॅनपॉवर क्षमता कमी पडतीये. बरोबर. ओके. दुसरी गोष्ट असं आहे की फक्त अवेअरनेस किंवा फक्त लोकांना जाऊन अवेअरनेस क्रिएट केलं किंवा सेशन घेतले त्याच्यामुळे काही होणार नाही आहे. जेव्हापर्यंत तुम्ही तिकडे ग्राउंडवर जाऊन काम करणारी एक छोट्या छोट्या गावात जाऊन एक 3-3, 4-4 लोकांची एक छोटी छोटी कमिटी फॉर्म नाही केली किंवा छोटा छोटा ग्रुप फॉर्म नाही केला जो कंटिन्युअसली तुम्हाला मेसेजेस देत राहील, कंटिन्युअसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या टचमध्ये राहिलं की आज या गावात काय झालं, उद्या त्या गावात काय झालं, तर ते जर करता आलं आपल्याला तर त्याच्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटलाही लगेच कळेल की ह्या गावात किंवा ह्या परिसरात काय मुवमेंट झाली आहे, काय नाही झाली आहे. तर तशी कमिटी फॉर्म करण्यासाठी पण तशी कमिटीज किंवा छोटे छोटे ग्रुप्स प्रत्येक गावात जाऊन, जसं आपला एक संघ असतो छोट्याशा गावात, ठीक आहे, तसं एक वाईल्ड लाईफ अवेअरनेस संघ म्हणा त्याला किंवा वन्यजीव वाचवायला जो संघ म्हणा, तसा 4-5 लोकांचा संघ प्रत्येक गावात जाऊन किंवा प्रत्येक परिसरात जाऊन बनवला तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला पण त्याचा खूप फायदा होईल असं माझं मत आहे. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची झाली तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपला कुठं कमी पडतोय असं नाही आहे. जेव्हा त्यांच्याकडे क्षमताच एवढी कमी आहे पण तरी कामं एवढी पडली आहेत, तर आमच्यासारख्या NGOs किंवा आमच्यासारखे जे संघटना आहेत त्यांच्यावर पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते की जेवढं आमच्यापासून होऊ शकतं तेवढी त्यांना मदत करावी. जशी आम्ही मानस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आहे त्यांना जो आम्ही मदत केली, 3-4 वर्षात जी आम्ही त्यांच्यासाठी एक बुक बनवून दिली आहे, अजून आमचे प्रयत्न चालूच आहे त्या बुकला वाढवायला. तर तसं जर त्यांना काही आम्ही त्यांच्यासाठी करू शकलो तर त्यांना पण खूप मोठी मदत होते ती.
बरोबर. त्यांना पण ते पुढं घेऊन जाऊन किंवा लोकांना ते दाखवायला किंवा लोकांपर्यंत ते पोचवायला, माहिती पोचवायला त्यांना पण मदत होऊन जाते. बरोबर. तर असे काही प्रकल्प राबवले माझ्या मते तर ते खूप फायदेशीर राहतील. महाराष्ट्रात आपण जे म्हणतोय, की सातत्याने आपण जे बोलत येतोय, की वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स म्हणजे शहरात घुसत आहेत आणि ते प्रॉब्लेम क्रिएट करत आहेत असं लोकांचं असं म्हणणं आहे, की प्रॉब्लेम ते ॲनिमल्स क्रिएट करत आहेत. तर असे काही ॲनिमल्स गव्हर्नमेंटकडून आयडेंटिफाय केलेले आहेत का, की ते वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स आहेत किंवा ते ज्यावेळी शहरात दिसतील किंवा त्यांच्यावर म्हणजे लगेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने तिकडे जाऊन त्यांना रिस्क्यू म्हणण्यापेक्षा त्यांना बंदी केलं जातं, म्हणजे रिस्क्यू करत नाहीत. तर असे काही ॲनिमल्स गव्हर्नमेंटने डिफाईन केलेले आहेत का? गवर्नमेंट्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का गैजेट है ये। तो उसमें लगभग लगभग सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में डाला गया है सबसे पहली बात। ठीक है, जहाँ पे जो एनिमल्स नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, जैसे कई जगह नीलगाय हो गया या रानडुक्कर हो गए, ये खेतों को जब बहुत नुकसान पहुँचाते हैं तो इनको वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। तब गवर्नमेंट ही गैजेट निकाल के कहता है कि हाँ, अगर खेतों में दिखते हैं तो यू कैन किल देम, क्योंकि ये ओवर पॉपुलेट हो चुके हैं। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही कंजर्व करना चाहता है। सी कोई भी कंजर्वेशन का स्टोरी का अगर हम बात करेंगे रफ़ीक, उसके अराउंड ह्यूमंस होना भी ज़रूरी है और वाइल्ड लाइफ होना भी ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सिर्फ ह्यूमंस की बात की तो वाइल्ड लाइफ जाएगी, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात की तो ह्यूमन से ही वाइल्ड लाइफ खत्म होगी। बरोबर. सो कंजर्वेशन की जब बात करते हैं तो आसपास के गांव में अगर डेली खेत का नुकसान हो रहा है तो कब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस नुकसान का बदला लेने इंसान अंदर नहीं जाएगा। बरोबर. सो ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे रानगवा अंदर आ गया या कभी कोई लेपर्ड का साइटिंग हो गया या कभी कोई छोटा सा पाम सिवेट हो गया, वो दिख गया, उसको लेके जब हम लोग इतना ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आ जाता है, मोबाइल जर्नलिज्म शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हर कोई चाहता है कि व्हाट्सएप पे उसका वीडियो आगे जाए कहीं ना कहीं। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना पड़ेगी कि हाँ, वाइल्ड लाइफ दिखी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ को भी जीने का उतना ही हक है। आपके वीडियो का वैल्यू उसकी लाइफ से कम है। बरोबर. आपका वीडियो कैन वेट, लाइफ कांट वेट। वो जो गवाह मरा बहुत यंग था हमारे यहाँ, जो जिस एज में वो मरा, मोस्टली वो मरा स्ट्रेस के कारण, सो वाइल्ड लाइफ को स्ट्रेस ना दें हम लोग। और एक चीज़ मैं कहूँगा, वो गवाह 6 घंटा हम लोगों के साथ नहीं बिता पाया। बरोबर. हम लोग कितने खुद खतरनाक होते जा रहे हैं, हमको ये सोचने की ज़रूरत है रफ़ीक आज की डेट में, कि एक प्राइम में अपना एक एडल्ट एनिमल हमारे यहाँ जब आता है तो वो 6 घंटे हमारे साथ नहीं बिता पाता है। बरोबर. हम लोग खुद, हमारा साइकोलॉजी इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, हमारा अप्रोच इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है हमको। और क्योंकि ये इंटरव्यू अभी पुणेकर भी सुनेंगे, अधिकतर पुणेकर सुनेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको हमारे कॉरपोरेटर लेवल से लेके आगे तक की हमको सबसे अभी पूछताछ करनी है कि आप हमारी नदियों के लिए क्या कर रहे हो। पावना, मूला, मूथा, जहाँ से शुरू होती हैं इतनी सुंदर नदियाँ हैं, पुणे से निकलने के बाद उनकी क्या हालत हो चुकी रहती है। बरोबर. तो कहीं ना कहीं हमको इन लोगों से पूछना है कि जब इतना बड़ा बजट है, हमारी नदियाँ क्यों नहीं साफ़ हो रही हैं। हमारी नदियों में 50 साल पहले कौन कौन सी फिशेस थी और आज कौन सी फिशेस हैं और उनकी क्या स्थिति है, क्या सेंसस है। ये सब हमारे उतने ही अंग हैं। जैसे चोरी हो गई है अभी पुणे में, तो कहा जा रहा है कि सीसीटीवी लगवाया जाए हमारे कॉलोनीज में। आपका सोना चोरी हो रहा है, आप उसके लिए सीसीटीवी लगवाने की मांग कर रहे हो। आपके घर में एक गंदा पानी आ रहा है जिस नदी से, जिस तालाब से, जो डायरेक्टली आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपके लिवर को इफेक्ट कर रहा है, आप उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। तो हमको एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट से बाहर निकल के एक एनवायरमेंटलिस्ट माइंडसेट यहाँ पे लाना पड़ेगा, बरोबर. है ना। एनवायरमेंटल में मेंटल वर्ड भी आता है, तो हमको हमारा मेंटलिटी वहाँ पे चेंज करना है कि एनवायरमेंट में मैं हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज इम्पैक्टिंग मी, आई एम इम्पैक्टिंग माई एनवायरमेंट। बरोबर. जब तक ये अवेयरनेस जो मैं कह रहा हूँ, जब तक ये क्रिएट नहीं होने वाली, तब तक कहीं ना कहीं हमको तकलीफ रहेगी। हमको हमारे कॉरपोरेटर से, जो भी इलेक्शन में आ रहा है, हमको पूछना है प्लांटेशंस के बारे में क्या करने वाले हो, माइक्रो हैबिटेट्स कितने बनाने वाले हो, नेटिव पौधों को, नॉन नेटिव ट्रीज़ को कितना ध्यान दिया जाएगा। जब हम यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नेटिव ट्रीज़ को क्यों भूल जाते हैं, है ना। सो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं रफ़ीक, जो लाने चाहिए और बहुत इजीली ये लाए जा सकते हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। ओनली थिंग इज़ कि जब तक वो मेंटालिटी नहीं चेंज होगी, एनवायरमेंटल की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी हमारी, तब तक हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे रफ़ीक। मुझफ्फर, म्हणजे या मुलाखतीचा आता शेवटचा मला प्रश्न असा विचारायचा आहे तुम्हाला, की
वाईल्ड लाईफ ॲनिमल ट्रॅफिकिंग हा सुद्धा एक मोठा गंभीर प्रश्न आजकाल आपल्याला समोर येताना दिसतोय. बऱ्याच पोलिसांच्या कारवाईत आपल्याला वाईल्ड लाईफ ॲनिमलचं ट्रॅफिकिंग दिसून येतंय. तर याबद्दल कारण याबद्दल म्हणजे सापांची तस्करी असेल किंवा इन्क्लुडिंग लहान-लहान हां. बऱ्याच गोष्टी आपल्याकडून वाईल्ड लाईफ ॲनिमल खवल्या मांजरचं ट्रॅफिकिंग असेल किंवा बिबट्यांचं लहान पिल्लू सुद्धा विकले गेलेत. तर याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे, की याबद्दल कशाप्रकारे जनजागृती झाली पाहिजे? हे का होतं? कारण यांची डिमांड आहे. लोकांना ह्या गोष्टी पाहिजेत. ठीक आहे. जर डिमांड संपली, तर सप्लाय संपेल. बरोबर. पण लोकांना तेच त्यांच्या ध्यानीमनी आलं पाहिजे, की मला त्या वस्तूंची गरज काय आहे? बरोबर. आधी आपण एक आयव्हरी सेट पाहिजे, मला आयव्हरी सेट पाहिजे, प्युअर आयव्हरी सेट पाहिजे. ही म्हणजे आपल्या आजी आजोबांच्या काळाची ती खूप मोठी गोष्ट होती. माझ्याकडे आयव्हरी सेट आहे. का पाहिजे? ठीक आहे. मला ॲनिमल फरच पाहिजे घालायला, ते का पाहिजे? बरोबर. जेव्हापर्यंत ती डिमांड संपत नाही आणि जेव्हापर्यंत ती मेंटॅलिटी, जसं सिद्धार्थ बोलला, ती मेंटॅलिटी चेंज होत नाही, बरोबर. तेव्हापर्यंत हे ट्रॅफिकिंग चालूच राहणार. पण ज्या दिवशी तुमची ती डिमांड संपेल, तुमच्या तर सप्लायला काय हेच राहणार नाही. सप्लाय ऑटोमॅटिकली संपेल. तर लोकांना, आणि हे लहानपणापासूनच सुरू होणार आहे. आम्ही जे मुलांना शिकवतो किंवा नेचर वॉकवर घेऊन जातो, तर सगळं हेच असतं की तुम्हाला काही काही गोष्टीची गरज नाही आहे. इट इज नॉट नेसेसरी ॲट ऑल. यू आर ॲक्च्युली हार्मिंग द एन्व्हायरमेंट बाय युझिंग देम. ओके. सो लहान मुलांपासूनच जर आपण हे सुरू केलं त्यांना शिकवायला, तर होपफुली पुढच्या पिढी किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत हे सगळं संपून जाईल, वाईल्ड लाईफ ट्रॅकिंग संपून जाईल. तर माझं मत हेच आहे की जी आपली पुढची जनरेशन आहे, त्यांच्यासाठी आपण ज्या स्थितीत आहोत त्याच्यापेक्षा कमीत कमी एक 10% किंवा 20% जरा चांगली स्थितीमध्ये आपण त्यांना सोपवलं आपलं वातावरण किंवा आपलं एन्व्हायरमेंट, तर त्याच्यापुढे ते त्याच्यावर काम करू शकतील. जसं मुझफ्फरने सांगितलं होतं ते वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशनची सोसायटीज गावामध्ये 4 ते 5 लोकांची, ते पण एक वॉच ठेवू शकतं की असं होतं की आमच्या गावाला जसं घुबड झालं, आऊलची खूप स्मगलिंग असतात है ना. तर पेटसारखा लोक घरात ठेवतो आणि सुपरस्टिशन्स पण आहेत त्याच्याबरोबर. दिवाळीवर त्याची बळी देतो लोक. हो, हे सगळं आहेत. तर माझं म्हणणं कसं आहे की जर गावकऱ्यांना कळेल की घुबड चूहे को मारता है और मेरे खेत को बचाता है ना. सो जब ये अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू होती तो लोग कहते हैं ये तो मेरा फ्रेंड है, इसको मैं क्यों मारूंगा. बरोबर है ना. और मैं ये नहीं कह रहा कि चूहा दुश्मन है, चूहा अपना काम कर रहा है. कोई भी स्पीशीज हो रफीक दुनिया में, वाइल्ड हो चाहे सुपर वाइल्ड हो हमारे जैसी, ठीक है, उसके 2 ही काम है, खाना खाना और प्रोक्रिएट करना. सर्वाइव एंड प्रोक्रिएट, बस. उसके अलावा कोई और काम के अराउंड हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं है. उनको भी वो करने दो, हमको भी ये करने दो. कहीं ना कहीं बस ये है कि छोटे छोटे से चेंजेस हमको लाने हैं. घर के बाहर पानी रखना शुरू कर दें ताकि बर्ड्स पानी पी पाएँ, है ना. अगर हम नेस्टिंग होल्स घर पे दे पाएँ, क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर स्पैरोज को अलाउ नहीं करता. तो नेचर को अपने पास आने दे रफीक. आज मेरा पूरा गार्डन छोटा सा एक बालकनी है, जस्ट बताना चाहूँगा. उसमें मैंने 20 तरह की चिड़ियाओं को डॉक्यूमेंट किया मेरी बालकनी में, छोटी सी 20 बर्ड की स्पीशीज मेरी बालकनी में आती जाती रहती है. सो ये अपने आप में मेरे को लगता है कि हाँ, एक मैंने माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ बर्ड्स भी आते हैं, बटरफ्लाई आती, मॉथ आता है. तो हम अपनी बालकनीज में अगर नेटिव प्लांट्स लगाना शुरू कर दें तो यही एक मेरा कहना है. बहुत बड़ा एक्टिविज्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. फ्लाईओवर से कोई ब्रिज से कोई कचरा फेंक रहा है नदी में, आप उसको रोक लो, वो अपने आप में एक एक्टिविज्म है. आप उसको समझा दो कि भगवान के पास नहीं जा रहा है, ये पानी में कचरा ही बन रहा है, ये है ना. ये छोटे छोटे एक्टिविज्म अगर किए तो ये ज़्यादा रिजल्ट हमको देंगे, रादर देन एक बहुत बड़े लेवल के एक्टिविज्म की मैं बात करूँ. तो जहाँ हम सिटीजन इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स चाहिए. अगर हम पुणेकर 20% पॉपुलेशन भी ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करने लगेगी, आप देखेंगे कि पुणे वाइल्ड लाइफ के लिए भी पुण्य नगरी कहलाएगी, नॉट ओनली फॉर पीपल. मुझफ्फर, तुम्ही एक नागरिकांना काय संदेश द्याल की त्यांनी वाईल्ड लाईफसाठी काय केलं पाहिजे? काय तुमचं काय म्हणणं आहे? जसं सिद्धार्थ बोलला, असं जर छोटे छोटे गोष्टी आपण करायला लागलो तर पुणे हे वन्यजीवसाठी पण पुणे नगरी साबित होऊ शकते पुढच्या थोड्याच वर्षात. तर असंच छोटी छोटी गोष्ट करत राहा आणि
बर्ड्स किंवा ॲनिमल्स तुम्हाला जर दिसले किंवा पॅनिक नका करू. सगळ्यात पहिली गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, जर गर्दी नका करू तिकडे. कारण आपल्या पुणे हे आय बिलीव्ह पुणे इज ब्लेस्ड. कारण पुण्याच्या आजूबाजूला 3-4 डॅम्स आहेत. पुण्याच्या आजूबाजूला एवढी वाईल्ड लाईफ आहे बरोबर की ही इंटरॅक्शन, वाईल्ड लाईफची इंटरॅक्शन होणे ते साहजिक आहे. बरोबर पण ती इंटरॅक्शनला तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये नका कन्वर्ट करू. रॅदर दॅन ट्राय टू स्टे अवे फ्रॉम इट. पॅनिक नका क्रिएट करू. लांब राहता. त्या इंटरॅक्शनला एक जर आपण असं मार्ग दिला की तो ॲनिमल आपल्या शहरात आला, बरोबर त्यांनी पाहिलं की नाही, ही माझी जागा नाही आहे आत्ता, ठीक आहे, तो परत जसा आला तसा निघून गेला. सो आय थिंक इवन दॅट कॅन बी अ सस्टेनेबल मॉडेल. ओके. आणि जसं आपण बोलतो डेव्हलपमेंट पाहिजे, आय थिंक व्हॉट वी नीड इज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. बरोबर ओके. तर फक्त हे असं करून फायदा नाही की फक्त आपण ब्रिज बांधतोय, फक्त आपण ओव्हरब्रिजेस बांधतोय, हायवेज बांधतोय. बरोबर जसं आता मध्ये आय थिंक नागपूर हायवे का MP में या मध्य प्रदेश में, त्याच्या खालून पण वाईल्ड लाईफ क्रॉसिंगसाठी कॉरिडॉर्स बनवतात. ठीक आहे. दॅट इज द काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट दॅट वी नीड. सो पुणेकरांनी जर हे छोटे छोटे गोष्टी पाळल्या की कचरा कमी केला, नदीमध्ये कचरा फेकणं बंद केलं, किंवा सिम्पलची गोष्ट जी मी स्वतः पाळतो, हॉटेलमध्ये जेव्हा जातो आपण तेव्हा वेटर नेहमी शेवटी आपल्या ग्लासमध्ये पाणी टाकून जातो. ठीक आहे. जर तुम्हाला गरज नसेल तर ते पाणी घेऊ नका. बरोबर करेक्ट. दॅट इज वेस्टेज ऑफ वॉटर. ठीक आहे. ते करू नका. ऑलराईट. तर हे छोटे छोटे गोष्टी करत राहिलं तर इट विल गो अ लॉंग वे. येस, आपण बघितलंय की 2 वन्यजीव प्रेमींनी आपल्याला निसर्गाशी कसं राहिलं पाहिजे आणि निसर्गातील जे वन्यजीव आपल्या शहरात येते त्यांच्याशी आपण कसं पद्धतीने आपण एक नागरिक म्हणून वागलं पाहिजे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवरचंही प्रेशर त्यांनी आपल्याला समजून सांगितलं आहे. अशाच अनेक मुलाखती बघण्यासाठी तुम्ही फक्त पाहत राहा सकाळ.